डायरेक्ट सेलिंग पे अमर जी, सर। क्योंकि आपको है ना, लोग वैसे तो जान रहे हैं आजकल, जी, बिल्कुल जी, वायरल हैं आप, जी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से आपका क्या नाता है, वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपकी क्या सोच है? सर मैं डायरेक्ट सेलिंग से मेरा वैसा नाता तो ये है, मैं डायरेक्ट सेलिंग का मुरीद हूँ। अच्छा। मैं डायरेक्ट सेलिंग को दीवाना हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग को प्यार करने वाला हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट सेलिंग से मेरी शादी हुई है, पर मैं डायरेक्ट सेलिंग का प्रेमी हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सर दावे के साथ ऑन स्क्रीन, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग से ज़्यादा खूबसूरत और कमाल की इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती, है नहीं, हो ही नहीं सकती। 2-3 पॉइंट से मैं सिद्ध करूंगा सर। कारण क्या है, एक पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बिजनेस कोचिंग में हूं सर। आप अगर बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें, पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल डेवलप हुआ है, आज से 15-20 साल पहले सर मॉल्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी शॉप्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी जी। क्यों फेल हो गई? लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, ये क्यों चल गए? दोनों में अंतर बताता हूँ सर। बिजनेस मॉडल क्या बदला है पिछले 10 से 12-15 सालों में सर? दुकान या मॉल कहता था कि भाई हमने एक शानदार दुकान खोली है, शानदार मॉल खोला है। कस्टमर से क्या कहते था, हमने यहां दुकान खोली है, तुम उठकर यहां आओ। राइट। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन क्या कहते हैं, नहीं भाई साहब आप घर बैठो, हम आपके पास आएंगे, सरकार आपके द्वार। ऑटो और ओला और उबर में क्या अंतर है सर? ऑटो क्यों नहीं, मतलब क्यों चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? ऑटो वाला ये कहता है कि तुम अपने घर से 300 मीटर दूर अपने 2.5 साल के बच्चे को गोद में लटका के, एक सूटकेस हाथ में लेके, वाइफ साथ में चल रही है, तुम गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम 300 मीटर दूर आओ मेरे पास। और ओला और उबर क्या कहती है सर? हम भेजेंगे, हम आ रहे हैं भाई साहब, आप घर बैठिए, हम आपके पास आ रहे हैं। स्विगी और जोमेटो क्या कह रहा है, भाई साहब आप घर बैठिए, हम आपके पास। बिजनेस वो चलेगा सर जिसका करने वाला चलेगा। क्या बात, लेकिन क्या सुरेंद्र सर, है? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। ये बात बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को 10 साल पहले समझ में आई है, 5 साल पहले। सर डायरेक्ट सेलिंग को 150 साल पहले ये बात पता थी। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ही क्या है? यस यस। जो बात इस पूरी दुनिया को 5 साल पहले समझ में आई है, डायरेक्ट सेलिंग को 150 साल पहले पता थी कि बिजनेस मॉडल वो चलेगा जिसका करने वाला कस्टमर तक पहुंचेगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है कस्टमर से, भाई प्लान प्रेजेंटेशन देने हम तुम्हारे पास आएंगे, प्रोडक्ट देने हम तुम्हारे पास आएंगे, काउंसलिंग के लिए हम तुम्हारे पास आएंगे। सर ये वो बिजनेस मॉडल है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आज ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है इस बात को। क्या बात, अद्भुत। लेकिन सुरेंद्र सर, उसके बावजूद चैलेंज क्या आया? उसके बावजूद दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री जो इस भारत जैसे देश की, या मैं कहता हूँ तमाम दुनिया के देशों की, आप जिन देशों में डायरेक्ट सेलिंग अप गई है सर, उनके डेवलपमेंट का आप तो खैर कमाल की किताब, मैंने आपकी डेटा बेस, मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आप डेटा पर बहुत अच्छा लिखते हैं सर। आप उनकी ग्रोथ चेक कीजिएगा, जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वहाँ ग्रो होती चली गई, वो कंट्री ग्रो होती चली गई सर। फिर भी इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री को चैलेंज क्या आया? मैं अपने अंदाज में बताता हूँ सर। मैं कहता हूँ सर डायरेक्ट सेलिंग लव मैरिज की तरह है। अच्छा। हाँ जी सुनिए सर, मुझे लव मैरिज को भारत में एक्सेप्ट किया गया या विरोध किया गया इसका भारत में? पहले बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध था। अब 10-5% एक्सेप्ट किया गया, 20% मान लो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा। भारत जैसे देश में लव मैरिज का बहुत विरोध किया गया सर। इवन इस लेवल पे विरोध किया गया कि पिताओं ने ये कह दिया कि मेरी लाश पे से होके गुजरना पड़ेगा, यस, नहीं लव मैरिज तो नहीं करने देंगे। इवन यहां तक विरोध किया गया कि पिताओं ने, घर वालों ने, बड़े भाइयों ने अपनी बहनों को मार डाला, अपने भाइयों को मार डाला, पर उन्हें क्या नहीं करनी थी सर? लव मैरिज। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो ऐसा अवगुण होगा सर, कुछ तो ऐसी कमी होगी कि लोगों ने जान ले ली और जान दे दी पर लव मैरिज नहीं करनी थी। चलिए सुरेंद्र सर बताइए। सर मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कमेंट बॉक्स में भी चैलेंज दे रहा हूं, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि कोई मुझे डायरेक्ट सेलिंग की एक कमी बता दो, डायरेक्ट सेलिंग की एक कमी बता दीजिए, मैं ट्रेनिंग देना छोड़ दूं। बल्कि मैं सही बताऊं सर, लव मैरिज एक ऐसा सिस्टम था जो इस देश के 90% समस्याओं को हल कर सकता था। जात पात खत्म कर सकती थी लव मैरिज या नहीं? यस यस। धर्म की लड़ाई खत्म कर सकती थी या नहीं? सबसे बड़ी बात बताता हूं सर, वो पिता जो शादी के बाद अगले 20 साल तक कर्ज उतारने में अपनी हड्डियां खपा देते हैं, खेत बेचने पड़ जाते हैं दहेज देने के लिए, लोगों से दुनिया से उधार लेना पड़ता है, घर के सोने गिरवी रखने पड़ जाते हैं, और फिर अगले 20 साल तक वो परिवार की रीढ़ की हड्डी कभी दोबारा वापस नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरत चीज का देश में विरोध किया गया है। और खासतौर से, अच्छा एक बात और बताइए सर, विरोध ज्यादा किसने किया, मिडिल क्लास ने या पैसे वालों ने?
मिडिल क्लास ने ज्यादा की। आम आदमी ने, मिडिल क्लास ने, जिसकी तकदीर बदल सकती थी लव मैरिज, जिस मिडिल क्लास की सारी समस्याएं लव मैरिज खत्म कर सकती थी। बच्चों के लिए जो परवरिश के लिए या बच्चों के लिए जो कर्जा लेना पड़ता है, सारी जिंदगी फिर कर्जे में घटना पड़ता है, खपना पड़ता है। बेटियों को कोख में क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि बड़ी हो जाएंगी तो क्या देना पड़ जाएगा। और बेटी में ऐसी कौन सी कमी है सर? लेकिन इतनी खूबसूरत चीज को भी इस देश में एक्सेप्ट नहीं किया गया। और मैं जो सुरेंद्र सर, जहां अब लाइटर नोट पे कहूंगा, पर मैं चाहता हूं कि उस बात को समझें कि लव मैरिज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। लव मैरिज का एक्चुअल में विरोध, आप जो इज्जत वाली बात कर रहे थे, सारे पैसे वालों के बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं। अंबानी की कोई इज्जत ही नहीं है, अमीरों की कोई इज्जत ही नहीं है, सारी इज्जत ही किसकी अटकी हुई है? और मिडिल क्लास के अट जाएगा, हमारी इज्जत का सवाल है। ये मिडिल क्लास ने इतना विरोध क्यों किया? अब सुरेंद्र सर, मैं असलियत में जहां इस पॉइंट को लाना चाह रहा हूं, लव मैरिज का एक्चुअल विरोध पता है सर किसने किया था? टेंट वालों ने। क्या बात कर रहे हो? इसे एक्सेप्ट किसने नहीं होने दिया? कैटरिंग वालों ने। इसे एक्सेप्ट किसने नहीं होने दिया? बैंड बाजा वालों ने। बताइए क्यों? इन्हें मालूम था कि अगर इस देश ने लव मैरिज एक्सेप्ट कर ली, तुम्हारे धंधे बंद हो जाएंगे। कंटेंट लगवाएगा, ये तो 2 लोग 10 लोगों में तो शादी हो जाएगी, कोर्ट मैरिज तो 2500 में हो जाएगी। कैटरिंग वालों ने, टेंट वालों ने, बैंड बाजे वालों ने। अब सुनिए सर, भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इस देश की तकदीर बदल सकती थी, इसे एक्सेप्ट किसने नहीं होने दिया? ट्रेडिशनल बिजनेस वालों ने। इन्हें मालूम था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में स्टैब्लिश हो गई, इसकी खूबी, इसकी खासियत, इसकी ताकत पता चल गई, तो जिस ग्रेजुएट लड़के को तुम अपनी दुकान पे 8000 में नौकरी करवा रहे हो, ये ग्रेजुएट लड़का डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ के 80,000 कमाने लगता, 8 लाख कमाने लगता। और तुम्हें ये बच्चा जो ग्रेजुएशन है, जो क्षमता रखता है, टैलेंट रखता है, मेहनत रखता है, योग्यता रखता है 80,000 कमाने की, पर तुम इससे 8000 में काम इसलिए करवा रहे हो क्योंकि इसे लगता है कहीं 10,000 की जॉब ही नहीं मिलेगी। और अगर इसी बच्चे को पता चल जाता कि डायरेक्ट सेलिंग नाम की इंडस्ट्री भी है और मेरी वैल्यू तो 80,000 की है, 8 लाख की है, तो इसी बच्चे को तनख्वाह कितनी देनी पड़ जाती है इनको? जिस MBA के लड़के को वो 15,000 में रख रहे हैं, अगर वही लड़का जो कम्युनिकेशन सीख के आया MBA का बच्चा, वही MBA का बच्चा जिसके लिए अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, अगर वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ जाए और वो महीने के, उसे तो मालूम है यार इसमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, मैं 15,000 भी कमा सकता हूँ, 1.5 लाख भी कमा सकता हूँ, 15 लाख भी। तो फिर ये MBA वाले 15,000 में इनके यहाँ नौकरी कैसे करते हैं? ये 8,000 में इन्हें को कहाँ से मिलता है? ये जिसको वर्कफोर्स बोलते हैं, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को देश में स्टैब्लिश ही नहीं होने दिया। डायरेक्ट सेलिंग के साथ मैं बताता हूँ क्या हुआ सर। वो आपने हिंदी फिल्म में देखी होंगी, तो हिंदी फिल्मों में कई बार ये सीन, या अमूमन अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा सर। कोई साहब थे गुड़गांव के और वो विदेश में जाके रहने लगे और उनका यहाँ एक बंगला था। अब उन्हें वो बंगला बेचना था। उन्होंने अपने पड़ोसी को फोन किया और निगाह नजर की थी उस बंगले पे। पड़ोसी पहले से ही थी। बंगला 5 करोड़ का था, पड़ोसी को 2 करोड़ में लेना था। तो लेकिन वो तो बाहर था, उसे बेचना था। उसने अपने बंगले को बेचने की कोशिश करी, तो जो खरीदेगा आसपास तो पूछेगा। तो फिर पड़ोसी ने बताया कि यार बंगला तो अच्छा है, पर रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, पता नहीं इसमें कुछ पता नहीं कुछ, भाई पता नहीं, देख लेना एक बार। अब जो ग्राहक आए बोले यार देख लेना एक बार। भाई यार यहाँ से अजीब सी आवाज, कोई भूत यार कह नहीं सकता, एक बार देख लेना। आपको क्या लगता है बंगले में सच में भूत था? नहीं, पर क्योंकि उसे वो बंगला बिकने नहीं देना था, डायरेक्ट सेलिंग वही बंगला है सर। इन्हें मालूम था इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर दुनिया को पता चल गई तो हम कहीं के नहीं रहने वाले हैं। तो उन्हें इस डायरेक्ट सेलिंग नाम के बंगले में बहुत घुसा दिया। अरे ये तो जोड़ने का काम है यार, अरे यार ये तो ऐसा काम है यार। अच्छा जोड़ने का काम करते हो? और मुझे दुख इस बात का है सर, ये तो कहने ठीक है हम डायरेक्ट सैलरी क्या बोलते हैं, नेटवर्क मांग। अरे नहीं सर, जोड़ने का नहीं है, गर्व से कहिए जोड़ने। हाँ जी जोड़ने का काम है, आप तोड़ने का करते हो क्या? मैं सुरेंद्र सर नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को बोलता हूँ गॉड्स बिजनेस। क्या कमाल की इंडस्ट्री है सर। मैंने तो इसको नाम दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज गॉड्स बिजनेस। गॉड्स बिजनेस क्यों सर? मुझे कहीं ड्राइवर लगना है सर जी, तो मुझे ह्यूमन मेड चीज की जरूरत पड़ेगी। किसकी? ड्राइविंग लाइसेंस की। ये किसने बनाया? इंसान ने। मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पहले, उससे पहले क्या चाहिए सर? डिग्री चाहिए। डिग्री चाहिए। मुझे पुलिस में जाना है, बहुत मेहनती हूं पर हाइट कम है, लग जाऊंगा क्या पुलिस में? नहीं। ये हाइट का नियम किसने बनाया? इंसान ने। एक लड़की को एयर होस्टेस बनना है पर थोड़ा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, उतनी सुंदर नहीं है, तो एयर होस्टेस बन सकती है क्या? ये नियम किसने बनाया? लोगों ने।
मैं कहता हूं सर डायरेक्ट सेलिंग गॉड्स बिजनेस है। गॉड्स बिजनेस मतलब जैसे भगवान ने पैदा किए हो, ना आपसे कोई पूछ रहा कि लंबे हो या ठिगने हो, ना कोई पूछ रहा कि एमबीए कर रखे या अनपढ़ हो, ना कोई पूछ रहा हिंदू हो या मुसलमान हो, ना कोई पूछ रहा कि काने हो या दिव्यांग हो, ना कोई आपसे धर्म पूछता, ना मजहब पूछता, ना जात पूछता, ना हाइट पूछता, ना कलर पूछता, ना आपसे क्वालिफिकेशन पूछता। जैसे भगवान ने पैदा किए हो, क्या बात, वैसे ही इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है। इसलिए मैं कहता हूं सर ये गॉड्स बिजनेस है, ये तो भगवान का व्यवसाय है। पर इसी भगवान के व्यवसाय को लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया है, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई तो ये जो मिडिल क्लास है ये अपने सपने पूरे कर जाएगी, ये कामयाब हो जाएगी। और मैंने एक शब्द पे काम कर रहा हूं आजकल, ट्रैपिंग सर जी। और इस ट्रैपिंग का शिकार ही सबसे पहले कौन होती है? मिडिल क्लास। डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग मतलब मिडिल क्लास। एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको कारण बताता हूं। हमें इतनी चालाकी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ होका गया। डायरेक्ट सेलिंग से ऐतराज ही किसको है? देख लेना आप, मिडिल क्लास को है। सारे मीम जितने बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? मिडिल क्लास वाले। आपने देखा बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति कभी डायरेक्ट सेलिंग की बुराई कर रहा हो? एक ढूंढ के बता दीजिएगा। नहीं करते। लेकिन आप जिनकी ये तकदीर, मैंने क्या कहा था लव मैरिज के समय, जिनकी वो तकदीर बदल सकती थी लव मैरिज, मिडिल क्लास की, आम आदमी की, सबसे ज्यादा विरोध उस आम आदमी ने किया। उसी की इज्जत खतरे में पड़ी, पैसे वालों की इज्जत खतरे में नहीं पड़ी। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग जिसकी तकदीर बदलने के लिए आई थी, सबसे ज्यादा विरोध ही कितने। आप किसी के पास जाके बैठ जाओ, वो सबसे और यार ये तो जोड़ने का काम है। मैंने कहा तो इतना खूबसूरत काम। अमर सर, आपके एग्जाम्पल बहुत अद्भुत रहते हैं, और ये जो एक नया एंगल आपने दिया जी डायरेक्ट सेलिंग का, मैंने तो आज तक इतने एपिसोड शूट किए हैं सर, कोई नहीं दे पाया, वो लोग नहीं दे पाए जो 25-30 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। एक्चुअली सर मुझे प्यार, मैं पता नहीं, प्यार और मुझे मलाल बहुत है सर। मतलब मैं एक सपना देखता हूँ कि सर इस देश में डायरेक्ट सेलिंग ना, हर एक व्यक्ति को एक बार तो अपॉर्चुनिटी मिले इस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग को। अच्छा, सबसे बड़ी कमाल की बात देखिए सर, 99% लोग बिजनेस करना चाहते हैं इस धरती पे। अगर आप किसी से पूछोगे जॉब की तरफ बहुत ज्यादा, मैं जॉब को, मतलब मैं ये भी बता दूं सर, मैं जॉब को डिमीन नहीं करता हूं, ये भी मैं गलत मानता हूं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या किसी को स्टैब्लिश करने के लिए हम जॉब को, हम गलती भी ये करते हैं सर, करते हैं ये मानव के तौर पर मैं आऊंगा इस पर। अच्छा, ये ह्यूमन नेचर है सर। अगर आपको अमिताभ बच्चन की तारीफ करनी है तो पता नहीं क्यों शाहरुख खान की बुराई करनी जरूरी लगती है हमें। मैं आज तक नहीं समझ पाया। किसी एक चीज को बड़ा बनाने के लिए हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर दी गई, दूसरे की बुराई करिए। तो पहले तो मैं जॉब को भी सैल्यूट करता हूं, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, बाय डिफॉल्ट 90% लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कर क्यों नहीं पाते सर? पैशन तो है, मेहनत तो है, टैलेंट तो है, जुनून तो है, सब कुछ है, फंड नहीं है। फंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है सर। नहीं है सर, एक्सपीरियंस तो करने के बाद होगा, शुरुआत करने के लिए क्या नहीं है? फंड नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी क्या है सर? मैं ये कहता हूं किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए 4 चीजें चाहिए सर। दिमाग में फितूर, आंखों में सपने, दिल में हौसला, और जेब में पैसा। और डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है कि भाई अगर तेरे पास ऊपर की तीनों हैं, दिमाग में फितूर है, आंखों में सपने है, दिल में हौसला है, तो पैसे की चिंता मत करना, लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, हम लगा के बैठे हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे एग्जाम्पलीफाई करता हूं सर कि मुझे यहां से ट्रेन से जाना है मुंबई, मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, क्या करूं? 3,500 रुपए का ट्रेन का टिकट ले लूं और उससे चला जाऊं, या पहले 350 करोड़ की ट्रेन खरीदूं? टिकट ले लूं, चले जाओ। अच्छा, अगर मैं 350 करोड़ की ट्रेन खरीद भी लूं, एक 350 करोड़ की ट्रेन मालिक है और एक उसमें पैसेंजर है, और दोनों उसी में बैठे हैं, तो पहले कौन से को पहुंचा देगी? बराबर ही जाएंगे दोनों। तो मैं कहता हूं भाई साहब, 350 करोड़ की ट्रेन खरीद के काम करना बिजनेस है, और सेम ट्रेन में 3,500 रुपए में टिकट लेकर बैठ जाना डायरेक्ट सेलिंग है। ना आपको प्रोडक्ट बनाना है, ना आपको कंपनी बनानी है, ना आपको बिल्डिंग बनानी है, ना आपको एम्प्लॉयज रखने हैं, ना आपको किसी की सैलरी देनी है, और फायदे सारे के सारे आप ट्रेन के ही उठा रहे हो। टाइम पे पहुंचाएगी भी उसी टाइम पे, आपको सुविधाएं भी सारी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं मालिक के लिए 2 प्लेटफॉर्म पे फालतू रुक जाएगी और पैसेंजर के लिए नहीं रुकेगी। भाई उसके लिए रुकेगी तो आपके लिए भी रुकेगी। आपको तो आईडी लगाकर इसके साथ काम शुरू करके आप करोड़ों रुपए का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, करोड़ों की इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। और बिजनेस के जितने भी सरदर्द हैं वो आपको नहीं पालने। अब पंचर लगवाना आपको नहीं है, चालान आपको नहीं भरना, जीएसटी तो कंपनी की आपको नहीं भरनी अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, पंचर मुझे नहीं भरवाना, चालान मुझे नहीं भरवाना, पेट्रोल मुझे नहीं डलवाना, मुझे तो बस भैया अपने काम और फायदे सारे उठा सकते।